वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 25 सितंबर 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पहला एनएसएस अवार्ड के बारे में, इसके अलावा ग्लोबल सिटीजन लाइव G20 कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इसके बाद हम जानेंगे विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बनाया गया। पहला टॉपिक हमारा नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2019-20। दरअसल महात्मा गांधी ने एक बात बोली थी, द बेस्ट वे टू नो योर सेल्फ इज़ टू डेडिकेट योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर। यानी कि आपको स्वयं को अगर अच्छे से जानना है तो आप स्वयं को दूसरे की सेवा में समर्पित कर लें। यानी कि अपने आप को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आप अपने को दूसरे की सेवा में समर्पित कर दें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक योजना की शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी की जो जन्म शताब्दी मनाई गई थी 1969 में, क्योंकि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो जन्म शताब्दी मनाई गई 1969 में। इस समय के एक नेशनल सर्विस स्कीम योजना की शुरुआत की गई। इस स्कीम के तहत होता क्या है कि विभिन्न क्षेत्र के जो यानी कि जैसे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज आदि जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, एक वॉलंटियर के रूप में, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय सेवा योजना, इसमें एक वॉलंटियर के रूप में शामिल होते हैं और अपना जो है योगदान वो राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोविड-19 के समय कई सारे जो वॉलंटियर हैं वो यहाँ पर मिलकर के कार्य कर रहे हैं और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इन सबको प्रेरित करने के लिए, यानी ये जो भागीदारी ले रहे हैं, योगदान दे राष्ट्र की सेवा में, इन सबको और प्रेरित करने के लिए युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा वर्ष 1993-94 में एक योजना के अलावा एक अवार्ड की शुरुआत की गई। योजना तो शुरुआत की गई थी नेशनल सर्विस स्कीम 1969 में ही, यानी कि 1969 में, लेकिन इसी को और आगे बढ़ाते हुए युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इसमें अवार्ड को भी शामिल कर दिया है, ताकि ये जो छात्र हैं वो प्रेरित रहें और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देते रहें। तो इस अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड की 1993-94 में। इसी अवार्ड को कल भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया गया। लिस्ट काफ़ी लंबा है, उतना याद नहीं रखना आपको, बस ये जानना था कि नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल सिटीजन लाइव। आज जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इससे अभिभाषित कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें आज भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे और अपना अभिभाषण देंगे। ये जो ग्लोबल सिटीजन है दरअसल एक वैश्विक संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर एक्सट्रीम जो पॉवर्टी है उसे समाप्त करने की बात करता है। तो इसी में आज भारतीय प्रधानमंत्री अपना अभिभाषण देंगे। ये जो इवेंट्स है यानी कि ग्लोबल सिटीजन लाइव, यह 24 घंटा चलेगा, यानी कि आज और कल टोटल ये 24 घंटा चलेगा, जो विभिन्न देशों में लाइव किए जाएंगे, जैसे कि मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, सिडनी, लॉस एंजल्स, लागोस और सियोल। इसके अलावा यह 120 देशों के जो सोशल मीडिया चैनल्स है वहाँ भी इसे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। ये जो ग्लोबल सिटीजन लाइव है इसका इस वर्ष का थीम रखा गया डिफेंड द प्लैनेट, डिफीट पॉवर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा G20। यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी जो है G20 के जो विदेश मंत्री की बैठक हो रही है, इसमें अभी चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग ई, वे इसमें शामिल हुए हैं और इन्होंने तालिबान यानी कि जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की जो सरकार बनी है उसकी वकालत करते हुए कहा है कि यहाँ पर G20 अपना योगदान दे और यहाँ की जो आर्थिक तरलता जो है उसके संकट को यहाँ से उबारने का प्रयास किया जाए। दरअसल अभी जो है अफ़गानिस्तान जिस प्रकार से सरकार बनी है, किसकी? तालिबान की, तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई, क्योंकि तालिबान की सरकार को पाकिस्तान, रसिया, टर्की और चाइना के अलावा किसी ने अब तक समर्थन नहीं किया है, क्योंकि यह एक तालिबान जो वो आतंकवादी है ना, क्योंकि इसके कई सारे जो टॉप लीडर है आज भी क्या है, UN और US के जो कानून है उसके तहत आतंकवादी घोषित किए गए हैं। तो एक आतंकवादी सरकार को किस प्रकार कोई समर्थन देगा? नहीं देगा ना। तो जिस कारण से यहाँ पर जो है आर्थिक तरलता का संकट उत्पन्न हो गया, यानी कि अर्थव्यवस्था यहाँ पर संकट में आ गई है। इसलिए चाइना के द्वारा इसकी वकालत की गई कि ये जो सैंक्शन है उसे हटाया जाए, ताकि यहाँ के जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसे यहाँ से समाप्त किया जाएगा, तभी यहाँ पर जो है पीसफुल रिकंस्ट्रक्शन का कार्य हो सकेगा और यह जो देश है आगे बढ़ सकेगा। अब सोचिए, वैश्विक संगठन भी तो चाहता है यही कि ये जो राष्ट्र है वो आगे बढ़े, लेकिन कैसे? वो शांतिपूर्वक। लेकिन आपने यहाँ देखा जिस प्रकार से तालिबान के द्वारा कहा गया, तालिबान जब सरकार बनी थी तो उसने कहा जैसे हमारी सरकार बनेगी हम यहाँ पर शांतिपूर्वक कार्य करेंगे
और यहाँ पर कानून में भी कुछ बदलाव करेंगे। लेकिन आपने देखा जैसे ही यहाँ पर तालिबान की सरकार बनती है, यहाँ पर उसने एक तो शरिया कानून को लागू कर दिया, इसके अलावा आतंकवादी घटनाएं भी यहाँ पर शुरू दिन ही बढ़ने लगी थी। आपने देखा होगा किस प्रकार से काबुल एयरपोर्ट पे धमाके हुए थे। तो इस प्रकार से अगर कार्य किया जाएगा तो वैश्विक संगठन कैसे साथ देगी? नहीं देगी ना। इसलिए जैसे जैसे वैश्विक संगठन यहाँ पे जैसे जैसे प्रतिबंध तभी हटेगा जब यह धीरे धीरे वैश्विक संगठन के साथ समावेश के साथ कार्य करेगी। अभी हाल ही में जब SCO की बैठक हुई थी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तब उसमें भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या कहा गया था कि यह जो है तालिबान की सरकार वो गैर समावेशी है, यानी कि यह सबके साथ मिलने वाली सरकार नहीं है। जब तक यह समावेशी नहीं होती तब तक इसके साथ कार्य कैसे किया जा सकता है? यानी कि तालिबान पर प्रतिबंध हटाने का सबसे अच्छा माध्यम है वो सबके साथ मिलकर कार्य करे। सबके साथ मिलकर कार्य करेगा तब तो ये राष्ट्र हमेशा इसके साथ रहेंगे। इसलिए इस G20, क्योंकि G20 काफ़ी बड़ा संगठन है, इसीलिए इसने अपील की है। चलिए जानते हैं G20 के बारे में। G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 राष्ट्रों के अलावा इसमें एक बड़ा संगठन भी है, यूरोपीय यूनियन। आप यहाँ पे देखिए, यूरोपीय यूनियन पूरा इसमें शामिल है 19 राष्ट्रों के अलावा। इसे बनाया गया था 26 सितंबर 1999 को और इसमें कार्य किया जाता है। इसमें देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक जो स्टेबिलिटी है उस पर, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कार्य होते हैं। अभी चाइना के द्वारा इसमें अपील इसलिए क्यों की गई क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बड़ी है। आप यहाँ पे देखिए, सकल घरेलू जो उत्पाद होते हैं यानी ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन होते हैं 90% यहीं पे होते हैं, यानी कि 100% में 90% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन है वो कहाँ पे है? इन G20 राष्ट्रों में। इसके अलावा 75 से 80% जो वैश्विक ट्रेड होते हैं वह इन्हीं राष्ट्रों के बीच होते हैं, यानी कि ये जो 20 राष्ट्र हैं इन्हीं के बीच 75 से 80% जो है इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, व्यापार होते हैं। 2/3 जनसंख्या यानी कि विश्व की 2/3 जनसंख्या भी इन्हीं राष्ट्रों में है और विश्व की जो भूमि है आधे से ज़्यादा इन 20 राष्ट्रों में शामिल है। यानी कि आप सोच सकते हैं यह कितना बड़ा संगठन है G20। ये जो अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि जो G20 है इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय वह कहाँ पे है? बताइए। इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह जो संगठन है काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको जो भी अध्यक्षता करता है यानी जिस वर्ष जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही इसका मुख्यालय हो जाता है। जैसे कि 2021 में यानी कि इस वर्ष जो है इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? इटली कर रहा है, इसलिए इस वर्ष इटली ही इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार से 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत और 2024 में ब्राज़ील यहाँ पर अध्यक्षता इसकी करेगा। 2023 में हमारा भारत करेगा। इस जो ग्रुप 20 है G20, इसे 5 भागों में बांटा गया, जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4 और 5। ऐसा इसलिए ताकि अध्यक्षता करने में यहाँ पे थोड़ी सहूलियत हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इस वर्ष जो है ग्रुप, यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया की, ऐसे तो इटली में है यहाँ पे, चलिए इसी को ले लेते हैं। मान लीजिए इस वर्ष जो है ग्रुप 4 को अध्यक्षता करने की बारी आई, इन सब ने कर लिया। तो ग्रुप 4 में ये जो 4 राष्ट्र है फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम, ये सब क्या करेंगे? आपस में एक सहमति बनाएंगे कि हम जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे, यानी कि चारों राष्ट्र आपस में सहमति बनाएगा कि कौन राष्ट्र इस बार जो है G20 की अध्यक्षता करेगा। और उसके बाद यह दिसंबर माह में यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है कि हम जो है इसकी अध्यक्षता करें। जैसे कि इटली ने यहाँ पर बतलाया कि वह जो है इस वर्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ये जो है इस प्रकार से रोटेशन जो है चलते रहते हैं। तो हमारा जो भारत है वो 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से है G7, G8 और G20। G7 में कौन कौन राष्ट्र शामिल है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बतलाया था ना, नॉर्थ अमेरिका से 2 राष्ट्र होते हैं। कौन कौन? एक तो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा यूरोप से 4 राष्ट्र शामिल होते हैं। 4 राष्ट्र कौन कौन? फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। और एक जो होते हैं वो होते हैं एशिया से। तो इस प्रकार से 2, 4, 1 इस प्रकार से हुए 7 टोटल किए हुए G7 में। इसमें अगर एक और शामिल कर दिया जाए, किसे? रसिया। हालांकि 2014 से रसिया जो है G8 का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी आप G8 में रसिया को शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य जो 12 राष्ट्र हैं, जब G8 में अन्य 12 राष्ट्र को शामिल कर देते हैं
तब यह बन जाता है G20। जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, ये तो पूरा संगठन ही है। इसके अलावा इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया के अलावा टर्की इसमें शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अंत में याद रखिएगा ये क्या है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यानी ये जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव और प्रोग्रेसिव कार्य के लिए एक एग्रीमेंट किया गया था वर्ष 2018 में। इस पर साइन किया गया था 8 मार्च 2018 को और यह इफेक्टिव हुआ 30 मार्च 2018 को। इस पर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इसका जो मुख्यालय है वो सैंटियागो जो कि चिली में है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसे अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे कि CPTPP, इसका तो शॉर्टकट हो गया, लेकिन अन्य नाम जो है TPP-11 यहाँ पे, क्योंकि इसमें 11 राष्ट्र शामिल है। कौन कौन, यहाँ पे देखिए, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम और जापान। अभी यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि चाइना, ये जो TPP-11 है इसमें चाइना यहाँ पर हिस्सेदारी यानी कि इसकी जो सदस्यता है लेना चाहता है चाइना। लेकिन यहाँ पर चर्चा में इसलिए आ गया कि चाइना के साथ ताइवान भी इसकी सदस्यता लेना चाहता है और उसने भी इसमें आवेदन किया है। लेकिन चाइना यहाँ पर ये जो ताइवान है, तालिबान नहीं, काफ़ी बार इस्तेमाल हो गया, तो ताइवान जो है इसका वकालत नहीं करता है क्योंकि चाइना मानता है कि ताइवान जो है वो खुद इसका ही एक राष्ट्र है। यानी कि ऐसा तो इतिहास काफ़ी लंबा है, 1944-45 जाना पड़ेगा, फिर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उतना नहीं जानना अभी। तो आज भी जो चाइना है वह इसे अपना राष्ट्र मानता है और अपना एक अंग मानता है, इसलिए बोलता है कि आप अलग से इसमें सदस्यता नहीं ले सकते हैं और इसमें सदस्यता जो है आप लेना है तो ये जो ताइवान है वो चाइना की तरफ से ही ले, इसलिए यह चर्चा में आया था। तो आप याद रखें TPP-11 क्या है, यह एक आर्थिक संगठन है जो कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए बनाया गया था वर्ष 2018 में। हालांकि अभी चाइना इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो चार्जिंग स्टेशन है वह कहाँ पे बनाया गया है, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चार्जिंग स्टेशन। दरअसल यह हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर कजा, वहाँ यह बनाया गया है। ये जो कजा है, कजा में 500 फीट की ऊंचाई पर है। हालांकि ये जो भारत है उसके देश की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3720 मीटर की ऊंचाई पर यह स्टेशन जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित एक चार्जिंग स्टेशन भी है। तो कहाँ पे है, यह कजा। अगर सिर्फ हिमाचल प्रदेश में पूछे तो आप बोलिएगा 500 फीट और अगर पूरे देश में है तो यह 3720 मीटर हो जाएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।